नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और कछुआ वंश अपन पढ़ रहे थे। कल की यदि क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देख लेना, क्योंकि जब तक आप मिर्जा जयसिंह और सवाई जयसिंह नहीं पढ़ते तब तक इस क्लास की अहमियत नहीं रह जाती है। वहां से अपन पढ़ के आए हैं, तब जाके ये क्लास जो है वो समझ में आएगी। क्योंकि देबारी समझौता जो होता है, उस देबारी समझौते का परिणाम क्या निकला और कैसे वो आगे बढ़ा है, कछुआ वंश में कैसे उत्तराधिकारी संघर्ष के बीज बोए गए और वो किस तरीके से काम किए हैं, वो आज पढ़ने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जब क्लास शुरू करो और क्लास अंत करो तब कुछ मोटिवेशनल लाइन या कुछ मोटिवेशनल कोट बोल दिया करो, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तरह तरह का स्टूडेंट, मैं हकीकत बात बताऊं, जब मैं पढ़ता नहीं तो मोटिवेशन नाम जो शब्द है नहीं वो भी नहीं जानता कि हाँ कंपटीशन एग्जाम देना है, मोटिवेशन होना चाहिए। अपने आप का मोटिवेशन अपन ही होते हैं। अच्छा, आपको रोज रेगुलर जो है क्लासेस मिलती है, इतनी सारी मैंने क्लासेस दे दी है आपको, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से क्लासेस मिल रही है, जीजीडी फैक्ट मिल रहे हैं, सारी अपडेट मिल रही है बिना मांगे। क्या वो मोटिवेशन का काम नहीं करते? मतलब मोटिवेशन कोट कहें तब ही मोटिवेट होंगे, ये थोड़ी सी मेरे जो है समझ में कम बैठती है। वैसे आजकल तो आप लोगों को पता है मोटिवेशन देने वालों को ही मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो अपना मोटिवेशन खुद बनो। यदि आपके अंदर से मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो फिर आप कैसे कंपटीटर हो? आपको बाहरी मोटिवेशन चाहिए। बाहरी मोटिवेशन कब तक रहेगा? एक दिन 2 दिन, फिर वापस रिचार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। फिर तो मैं भी फीस लेनी शुरू करूंगा। 50 रुपए में मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। 100 रुपए में मोटिवेशन, 100 रुपए में 3 दिन का मोटिवेशन, 300 रुपए में 15 दिन का मोटिवेशन, ऐसे शुरू करनी पड़ेगी। फिर मोटिवेशन ये सब जो है कपोल कल्पना है, इनसे कुछ भी नहीं होता। जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक थान मतलब केड़ो बड़ो मोटिवेटर वह नहीं, वो भी मोटिवेट कौन कर सके। जब आपको खुद को पढ़ने के लिए अंदर से मतलब मारवाड़ी में क्या मायो हूस नहीं आवे नहीं, जब तक थे खुद जो है पढ़ कौन सको। अब बात तो खरी है और कहता हूं वो खरी कहता हूं, चुभती है किसी किसी को चलो चुभे तो बढ़िया है। हाँ, तो आज की इस क्लास में अपन स्पेशली पढ़ने वाले हैं ईश्वरी सिंह लगा देते हैं आगे, है ना, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे अपन प्रताप सिंह। यानी कि कल की क्लास और आज की क्लास मानकर चलो, यदि कछुआ वंश से प्रश्न बनता है तो यहां से इन 2 क्लास में से प्रश्न बहुत संभावना है बनने का। करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। आओ भाई, पहली स्लाइड में मोटिवेशन। कल की क्लास को याद करो। कल लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि एक देबारी समझौता हुआ। अब हुआ क्यों था ये भी आपको पता है। 1708 की बात है, देबारी समझौता। इधर सवाई जयसिंह के हाथ में से शासन निकल गया था, उधर अजीत सिंह के हाथ में भी शासन नहीं था। दोनों चाहते थे कि शासन मिले। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सहायता ली और शासन लिया भी, लेकिन शर्तें ये थी कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र जो है वो कछुआ वंश का आगे का शासक बनेगा। तब भी मैंने कहा था कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ईश्वरी सिंह शासक बना, लेकिन देबारी समझौता यह कहता था कि माधो सिंह को शासक बनना चाहिए था। बस उत्तराधिकारी संघर्ष के बीज वहीं पे बो दिए गए थे और वही हुआ परिणाम। अब यानी कि जी भाई ने मतलब शासन नहीं मिलियो है, नहीं वो किन्नी सहायता ले कि इन हटाओ और मन देवाओ, ठीक है। वो किन्नी सिफारिश करी, तो यहां पे सहायता लेने के लिए किसकी सहायता ली? मराठों की। किसकी सहायता? मराठों की। अब देखो, ईश्वरी सिंह शासक बनता है, ठीक है भाई, बड़ा होने के नाते इसको शासक बना दिया, लेकिन देबारी समझौता कहता था कि माधो सिंह बनना चाहिए था। तो ईश्वरी सिंह जो है वो सवाई जयसिंह और सूरज कुंवरी का पुत्र था। अब कल का देबारी समझौता मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया है, विद डायग्राम और सब कुछ व्यवस्थित बताया है, तो कल की क्लास देखनी जरूरी है। अब देखो, ये यहां पे मैं बता दूं आपको कि ये इनके माँ बाप सिर्फ एक कंडीशन में पूछे जाएंगे। यदि देबारी समझौते को ध्यान में रखेगा एग्जामिनर तो पूछेंगे, नहीं तो माँ बाप इनमें से पूछने नहीं है, ठीक है। चलो फिर देखो, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण शासक तो बना दिया, लेकिन देबारी समझौता कहता था कि माधो सिंह शासक बनना चाहिए। भाई मैंने बोल के तो बता दिया, लेकिन आपके पास में कुछ प्रमाण तो होने चाहिए ना लिखित में, क्या हाँ गुरु जी ये है, हमारे पास भी रिटर्न में नोट्स है, ठीक है। तो फिर आप लोगों के पास में ये है कि बनना कौन चाहिए था ये, ठीक है। आइए, जयपुर की गद्दी के लिए दोनों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और उत्तराधिकारी संघर्ष के परिणाम स्वरूप 2 युद्ध आपको ध्यान में रखने हैं, एक राजमहल का युद्ध और एक बगरू का युद्ध।
ठीक है, राजमहल का पहले हुआ है, बगरू का जस्ट उसके 1 साल बाद हुआ है। ठीक, इनमें ये ध्यान में रखना है। अब देखो राजमहल का युद्ध जो है मार्च 1747 के अंदर होता है और हुआ किसके, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। अब यहां पे मराठों की सहायता देने के दोनों ही पक्ष प्रयास कर रहे थे, लेकिन माधो सिंह का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी था। ईश्वरी सिंह को भी सहायता मिली, वो मिली मल्हार राव होलकर की, और माधो सिंह को भी मिली वो राणोजी सिंधिया की मिली। ठीक है, माधो सिंह के साथ में मेवाड़ की सेना थी, क्योंकि मेवाड़ का भाई शर्त के हिसाब से भी तो मेवाड़ का जो राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र बनना चाहिए था, तो मेवाड़ की भी सहायता थी, कोटा बूंदी की भी सहायता थी इन्हें, और मराठों में राणोजी सिंधिया की सहायता थी। ठीक है, यहां पे मल्हार राव होलकर ने पहले इनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन यहां आप लोगों को इतना उलझना नहीं है। पशु परिचर वाले विद्यार्थियों को तो यह ध्यान रखना है कि यदि आप लोगों को पूछ लिया तो ज्यादा से ज्यादा यह पूछ सकते हैं कि राजमहल का युद्ध कब हुआ या किसके मध्य हुआ। अब मराठों में भी मैं कह रहा हूं ना, इतना डिटेल में जाकर एग्जामिनर नहीं पूछेगा। हर एग्जाम का एक लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जामिनर चलते हैं। ठीक है, अब 10वीं पास के लिए एग्जाम रखा है और आपको आईएएस लेवल का थोड़ी पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें ईश्वरी सिंह की होती है विजय। ठीक है, ईश्वरी सिंह जीत गया। कहते हैं कि राजमहल जीत के उपलक्ष्य में ही बाद में इसने ईसरलाट बनवाई थी। ठीक है, अब देखो ये ईसरलाट क्या है, राजमहल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट बनवाई। ये ईसरलाट है यहाँ पे त्रिपोलिया बाजार जो जयपुर के अंदर है। कहते हैं कि सिटी पैलेस के पास में ही इसका निर्माण करवाया। 7 मंजिला ईसरलाट थी। स्मृति में कह सकते हो, ये कह सकते हो आप कि इसे जयपुर का विजय स्तंभ कहो तो भी गलत नहीं है। ठीक है, जयपुर का विजय स्तंभ भी कह सकते हो। इसे सरगासुली के नाम से भी जानते हैं, 2 नाम है, ईसरलाट भी कहते हैं और सरगासुली भी कहते हैं, दोनों ही ध्यान रखना है। बनवाया किसने, ईश्वरी सिंह ने, और ईश्वरी सिंह ही ऊपर से कूदेगा। इसके क्यों कूदेगा, मराठों से परेशान हो जाता बाद में। देखो जयपुर की त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला है ये, 140 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, और मराठों से परेशान होने के बाद में 1750 में ईश्वरी सिंह इससे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। वो अभी अगली स्लाइड में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। स्क्रीनशॉट का इसलिए क्या कहा जाता है कि टेक्निकल चीजें हैं, कई बार पीडीएफ करप्ट हो जाती है, तो कई बार नहीं भी दे पाते हम, करप्ट हो जाती है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ काम का है। नहीं भी लो तो क्लास को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। ये जो रट लगाते हैं ना, सर पीडीएफ देनी पड़ेगी, सर पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, ये रट लगाने वाले, पता नहीं। एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करते हैं ना, एक ही चीज, बुक कब आएगी, पार्ट भी कब करवाओगे, गणित की विज्ञान की क्लासें कब आएगी, ये चीजें। और मैंने न जाने कितनी बार रेगुलर क्लास में अपडेट दी है कि ये चीजें भैया ऐसे होगी। बुक की भी दी है, क्लासेस की भी दी है, कब कौन सी क्लास आएगी, कैसे आएगी। लेकिन देखे कौन, जिसमें सूचना दी जाती है ना कि हाँ ये वीडियो फलानिया, इसके अंदर ये सूचना दी है, उस पर 7-8 हजार बच्चे देख लेते हैं। ठीक है, 7-8 हजार बच्चे, यानी कि इंफॉर्मेशन लेने वाले 7-8 हजार ही थे, उनको ही चाहिए थी। बाकी कमेंट करेंगे, हमने भी डिसाइड किया है, हम भी कमेंट का जवाब नहीं देंगे, भले ही करो आप, बुक कब आएगी, बुक कब आएगी, हम भी नहीं बताएंगे। क्यों, बता चुके ना एक ही चीज, बार बार क्यों बताए। अच्छा, चैट बॉक्स में मतलब कॉपी पेस्ट, ताकि पहली बात बता दूं कि मैं लाइव क्लास लेता ही नहीं हूं। आप भी देख रहे हो ये प्रीमियर पे चलती है। ठीक है, तो आप ये उम्मीद रखते हो कि हाँ सर चैट बॉक्स में पढ़ के, मेरी तो कभी आदत ही नहीं रही कि मैं चैट बॉक्स में पढ़ के आप लोगों को रिप्लाई दूं। अच्छा, मैं लाइव भी आ गया मान लो, तो भी मैं चैट बॉक्स में पढ़ के आपको रिप्लाई देने वाला नहीं हूं। क्यों, मेरा फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ क्लास पे। आप ऊपर से नीचे गिरो चैट बॉक्स में, भले जवाब मिले कौन। क्यों, क्योंकि जो देना है, जैसे देना है जवाब दे चुके होते हैं। अब आप लोग नहीं देखोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। टेलीग्राम से इंफॉर्मेशन मिलती है, क्लासेस से मिलती है, सब। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ना, मीना दीदी कहां से है, कमला दीदी कहां से है, आपका ही इंतजार कर रहे थे, गुड इवनिंग रमीला दीदी। ठीक है, ये जितने हैं ना, उसमें से मानकर चलो आप 90% फेल होंगे। बहुत कड़वा, एकदम कटु है, लेकिन एकदम सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जिसको
अपनी पढ़ाई की चिंता ही नहीं है, जिसको सिर्फ इसलिए लाइव आना है कि उस समय वो भी लाइव आएगा या वो भी लाइव आएगी, और हम जो है क्योंकि हमारे पास में नंबर तो है नहीं, इस चैट बॉक्स को हम डेट बॉक्स बना दें और हम जो है एक दूसरे से बातचीत कर ले। अरे कर्म ठोको, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो, क्यों अपने माँ बाप के पैसों को खराब करते हो? अभी तक तो यदि आप पढ़ रहे हो तो आपके माँ बाप डाल रहे हैं पैसे, यदि खुद के भी लग रहे हैं तो क्यों खराब कर रहे हो? बंद करो चौपड़ी, रख दो साइड में, कोई मतलब नहीं है, ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। 10% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10% जो है पढ़ने वाले होते हैं, वो ठीक है, कभी कभार कर लिया कमेंट चैट, ओके, खून खोलता मेरा भगवान कसम, है ना, कि ये सिलेक्शन लेंगे, कतई नहीं। मेरे को पता है ना, मैंने हजारों सिलेक्शन दिए, उनमें से बहुत कम बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिव रहते थे। आ रही बात समझ में? भले ही ऊपर से नीचे गिरो चैट बॉक्स में, किसी चीज का कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। जवाब जब होगा, जैसे होगा, मिलेगा। प्रयास आप लोगों के लिए कर रहे, करेंगे और करते रहेंगे, और जब समय होगा, जो चीज का समय होगा, मिलेगी निश्चित रूप से। आप लोगों ने नहीं कहा था मुझे कि मैं पशु परिचर का जो है निःशुल्क बैच चलाऊं, मैं चला रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं जानता हूं जरूरतें क्या है राजस्थान के स्टूडेंट की। समय समय पे चीजें समय समय पे अपडेट दी जाती है, चाहे हमारा स्वास्थ्य हमारे साथ हो या नहीं हो, लेकिन थे ऊंचाई को ना हो है अपार, तो मतलब क्या है? गुरुजी तो यूं ही कहता रहे, आज के 4 दिन बाद में पांचों कह दी, अपार तो वो आई के कौन आई, बर्बाद हो जाओगे, वैसे ही जीवन बर्बाद है, ठीक है ना। तो पढ़ो, क्या मतलब, जब आप लोग किस लिए क्लास देखते हो, ये एजुकेशनल वीडियो किस लिए देख रहे हो? आप अपना कैरियर बनाने के लिए देख रहे हो। उसमें कल मैंने न जाने कितने लोगों को टाइम आउट किया, मैंने खुद किया है, मैं खुद देख रहा था, मैं कहा चलो एक बार वार्निंग देते हैं इनको, तो भी बाज आए, तो भी बाज आए, लेकिन नहीं, अब टाइम आउट का सिस्टम गया, अब सीधा करेंगे ब्लॉक, और सिर्फ यहां से नहीं, टेलीग्राम से भी बाहर करूंगा, नहीं, आपको कोई सुविधाएं नहीं दी जाएगी, आपको जीजीडी की टेस्ट सीरीज से भी वंचित किया जाएगा, जो सीरियस नहीं है उसे कोई सेवा नहीं दी जाएगी। जब आप उस सेवा के लायक नहीं हो, पहले लायक बनो, पहले लायक बनोगे तब आपको जीजीडी की सेवाओं का लाभ मिलेगा, ठीक है? क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक। कभी कभी हमें भी गंभीर होना पड़ता है कि चैट बॉक्स में आप हंसी ठिठोली करें, मैं तो नहीं कहता आप लोगों को कमेंट करने का मत करो कमेंट, भाई जिसको कमेंट की आवश्यकता होती है वहां पे उनकी क्लास पे जाके करो, हमें आवश्यकता नहीं है कमेंट की, हमें आवश्यकता है गंभीर रूप से पढ़ने वालों की, ठीक है ना। अब आप 2-5% लोगों के पीछे ये 10 मिनट बाकी गंभीर विद्यार्थियों के भी खराब हुए हैं, समय की कीमत होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और देखो अगली बार सीधा ब्लॉक करा, ठीक है, कोई वार्निंग वार्निंग नहीं है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का ये जो है आप कह सकते हो सूचना लगी हुई है, ईसर लाड जहां है वहीं बाहर लगी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, ये टिकट विकेट, अब ये यहाँ पे ध्यान मत देना कि टिकट सर इतना है, ये नहीं पूछा जाता, आप लोगों के लिए काम की चीज है सिर्फ ये, ठीक है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हो सकती है, मैं हिंदी मीडियम का हूं तो ये महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा मेवाड़ तथा मराठों की संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में स्मारक के रूप में जयपुर शहर के मध्य ईसर लाट का सन 1749 में निर्माण करवाया गया। इसे सरगासुली के नाम से भी जानते हैं। लगभग 140 फीट ऊंची 7 मंजिला मीनार है, अष्टकोणीय आकृति में बनी है। इसकी सर्वोच्च मंजिल से जयपुर शहर के चहुमुखी विहंगम दृश्य का अवलोकन किया जा सकता है। अब ये जो लैंग्वेज है इसी को मैंने नोट्स मेकिंग में बदल के आप लोगों को लास्ट स्लाइड पे दी है, ताकि पढ़ना रुचि कर रहे हैं तभी वो याद होती है चीज। आगे बात समझ, ये है ईसर लाट, ठीक है। अब धड़ी ठोका इमू के न ईश्वरी सिंह ने कुदावा ऊपर, ठीक, लो स्क्रीनशॉट लो। अब राजमहल की युद्ध का प्रतिक्रिया, युद्ध की प्रतिक्रिया कह सकते हो आप, उसकी युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप ही कह सकते हो बगरू का युद्ध हुआ जो 1748 के अंदर। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो सन पूछेंगे या पूछ लेंगे स्थान, तो ये पहले तो पड़ता था जयपुर में, अब आपको ध्यान रखना है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, ठीक है। इस युद्ध से पहले माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर को अपनी तरफ मिला दिया। देखो एक बात समझो, मल्हार राव होलकर और मराठों को सिर्फ चाहिए था धन, सिर्फ चाहिए था पैसे, जो पैसे देगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे, इनको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं था।
तो यहां पे इन्होंने धन मतलब माधो सिंह ने लालच दे के मिला तो दिया। बाद में जब ये युद्ध जीत जाते हैं उसके बाद में फिर ईश्वरी सिंह से युद्ध का हर्जाना वसूल करने के लिए हर्जाना उस पर थोप के वापस शासक ईश्वरी सिंह को ही बना देते। क्या हम शासक बनाते हैं, हमें युद्ध का हर्जाना दे देना, माधो सिंह को जो है राजमहल टोंक वगैरह इधर की जो है जागीरें दे दी जाती है, इधर का एरिया कुछ दे दिया जाता है, ऐसे होता है इसमें, ठीक है ना। माधो सिंह और मराठों की संयुक्त सेना ने ईश्वरी सिंह को पराजित किया। लेकिन मैं यहां पे इसीलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि जब आप नॉर्मली किसी बुक में पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि राज बगरू का युद्ध जो है माधो सिंह जीता, लेकिन शासक ईश्वरी सिंह ही कैसे हैं, तो ये कारण था। लेकिन एक निश्चित हर्जाना तय कर मल्हार राव ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया और इस हर्जाने के लिए मल्हार राव होलकर ईश्वरी सिंह को बहुत परेशान करता था, ठीक है। ब्लैकमेलिंग चलती थी सीधी, पैसे पहुंच जाने चाहिए, नहीं पहुंचे तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। राजा को तो परेशान किया जाता था, जनता को भी परेशान किया जाता, लेकिन जनता और राजा उसमें भी माधो सिंह बदला लेंगे, पूरा लेंगे। देखो तय राशि न दे पाने के बाद जो है मराठों से भय के कारण दिसंबर 1750 में ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले इनका एक संघर्ष जो है मुगल सेना से भी होता है, वहां पे भी ये जो है ज्यादा कोई खास कर नहीं पाए, लेकिन इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि 1750 में इन्होंने कर दी आत्महत्या। एकमात्र राजपूत शासक जिसने मराठों के भय से आत्महत्या की, ये बन सकता है प्रश्न, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह का चैप्टर खत्म। ईश्वरी सिंह के बाद में सौतेला भाई माधो सिंह, रास्ता क्लियर, बने शासक। माधो सिंह शासक बने, मल्हार राव होलकर और जयप्पा सिंधिया ने माधो सिंह को शासक बनाया। लेकिन वही चीज मराठों को क्या चाहिए, पैसा। फिर इन्होंने वापस इसके ऊपर यही चीज लगी कि आपको हमें पैसा तो देना पड़ेगा, तो इन्होंने शासक बनाया, एक धनराशि की मांग करी, ठीक है। धनराशि न देने पर मराठों ने जयपुर में उपद्रव किया, दंगे किए, जनता को परेशान किया। माधो सिंह भी यानी खोपड़ी खिसकी उड़ो, क्या कि ठीक है भाई, ईश्वरी सिंह था जो कूद गया और अपनी इहलीला समाप्त कर दी, ये माधो सिंह है, ये बताएगा कि क्या है। जयपुर एक ऐसा शहर है जो परकोटे से घिरा हुआ है, चारों तरफ परकोटा है, ठीक है। 7 दरवाजे परकोटे के अंदर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। 4000 मराठे आए हुए थे घूमने, ठीक है। कलात्मक मंदिर देखेंगे जयपुर के, ये देखेंगे फलानिया टिकड़ियां, जनता को भी परेशान, क्योंकि मराठों का उस समय आतंक था। जनता भी धापियोड़ी, राजा भी धापियोड़ो, आउण दो कि टिकाओ, सब दरवाजे बंद करो। अब बंद यानी कि भागने का कोई द्वार नहीं, अंदर गिर गए। अब कहीं भी जाओ जनता मारेगी, यहां पे राजा के सैनिक मारेंगे। कत्ले आम करवाया माधो सिंह ने इनको। कहते हैं कि 4000 मराठे जो आए हुए थे सबका जो है कत्ले आम करवाया और मौत के घाट उतरवा दिया कि ले भाई, हरजाना मांगते हो, बार बार हमें परेशान कर रहे हो ये। तो मराठों को सबक सिखाने के लिए माधो सिंह ने जयपुर नगर के सारे द्वार बंद करवाए और मराठों का कत्ले आम करवाया है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी। अब देखो मुगल बादशाह उस समय अहमद शाह था, ठीक है, तो उनकी भी इंटरफेयर चलती थी, अहमद शाह का था। रणथंबोर दुर्ग को लेकर कोटा के महाराव शत्रुसाल और माधो सिंह को भिड़वा दिया। भाई रणथंबोर दुर्ग कोटा के शत्रुसाल के पास था, वो लेके माधो सिंह को दे दिया। दिखती बात है कि आपस में दोनों भिड़ेंगे, ठीक है। उसको लेके भिड़े, जिसमें एक युद्ध हुआ बंटवाड़ा का युद्ध 1761 के अंदर। अपनी जो इतिहास कला संस्कृति वाली वन लाइनर है ना, जिसके साथ में आपको जिला दर्शन फ्री मिली है, यहाँ पे पड़ी है, हाँ ये वाली, ठीक है। इसके अंदर गलती से प्रिंट 1861 हो गया, इसको 1761 कर लेना, क्योंकि टाइम पीरियड देखोगे ना तो ये यहाँ पे ऑलरेडी सेट होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लेना, ठीक है। तो 1761 में कोटा के शत्रुसाल से पराजित भी होना पड़ा माधो सिंह को। लेकिन माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर बसाया है, सवाई माधोपुर बसाया, और मोती डूंगरी के जो है महल बनवाए हैं वो माधो सिंह की जो देन है, ठीक है। तो सवाई माधोपुर और मोती डूंगरी के महल ध्यान रखना है, बंटवाड़ा का युद्ध ध्यान रखना है, और ये सारा घटनाक्रम, ठीक। आगे बात समझ लो, स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, इसके बाद, वैसे इसके बाद में माधो सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह शासक बनता है, लेकिन ज्यादा कोई रोल नहीं है पृथ्वी सिंह का, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह का भाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह में भी आपको सवाई जय सिंह के जैसे युद्ध ज्यादा ध्यान नहीं दोगे ना, तो भी वैसे देना तो पड़ेगा, पाटन का युद्ध और वो।
लेकिन युद्ध बुद्ध ज्यादा ध्यान नहीं दोगे ना तो भी आपको ध्यान रखना है इसके दरबारी साहित्यकार और इनके निर्माण, ठीक है, वो ज्यादा ध्यान देने हैं। चलो फिर भी युद्ध भी देते हैं ध्यान। इसके पहले पृथ्वी सिंह शासक बना, लेकिन कोई ज्यादा खास नहीं। प्रताप सिंह 1778 में शासक बना है। इसके समय में ये तुंगा का युद्ध है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध, ये भी आ गया वर्तमान में। तुंगा का युद्ध जो होता है वो 1787 में होता है। देखो, प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह मारवाड़ का, यानी इन दोनों की संयुक्त सेना थी, और यहां पे ये लड़ते हैं महादजी सिंधिया से। महादजी सिंधिया से लड़ते हैं। प्रताप सिंह इसमें जो है जीत जाते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद में यानी कि 3 साल बाद में है वैसे पाटन का युद्ध होता है। पाटन का युद्ध, पाटन जो है वर्तमान में नीम का थाना के अंदर आ गया है। कहां? नीम का थाना जिले के अंदर। पहले इसे पढ़ते थे सीकर। नीम का थाना के अंदर आया है, 1790 के अंदर हुआ है। यहां पाटन के युद्ध के अंदर डी बोइन, ठीक है, फ्रांसीसी सेनापति था। इसने जो है मराठों की सेना का नेतृत्व किया था। डी बोइन, इसने जिताया था फिर इनको। तो महादजी सिंधिया ने जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। डी बोइन का नाम ध्यान में रखना, क्योंकि ज्यादातर अपन पढ़ते हैं ना तो यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा पाटन का युद्ध, डी बोइन। अब जो है इससे लेवल जो है आपका उससे अपन अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह एक कुशल योद्धा होने के साथ उच्च कोटि के विद्वान भी थे। राजनीतिक जीवन में इतना खूब है, इतना भी पढ़ोगे तो खूब है। इन्होंने 1799 के अंदर जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया, ठीक है। हवा महल, वैसे महलों के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। बिना नींव के खड़ा हुआ ये है। गणगौर की सवारी जब निकलती थी तो महारानियों के, रानियों के गणगौर की सवारी को देखने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। हवा महल नाम इसलिए कि वास्तव में आप जाओगे ना, अरे लहरें चलती है हवा की, ठीक है। लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार था, जिसने बनवाया। कृष्ण के मुकुट के आकार के यहाँ झरोखे, खिड़कियां हैं, 5 मंजिलें हैं और 953 खिड़कियां हैं। शरद, रतन, चंद्र, विचित्र, हवा, इस तरीके से मंजिलों के नाम है। चिंता मत करो, जो मैंने बोला है वो लिखवाऊंगा भी, लेकिन महल में लिखवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि निर्माण करवाया है प्रताप सिंह ने, ठीक है। गंधर्व बाईसी, ये पूछा जाता है कि गंधर्व बाईसी क्या थी, या गंधर्व बाईसी का जो है समय किसकी समय थी। ये बाईसी का मतलब है 22, ठीक है। एट कोई बाईसा कौन है भाई? मारवाड़ी कल्चर में, राजपूती कल्चर में जो कन्या हुए बाण कह दिया करे 22, ठीक है। यहाँ पे 22 यानी कि 22, ठीक है। प्रताप सिंह के दरबार में कवि, चाहे कवि हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे संगीतज्ञ हो, चाहे कोई भी विद्वान हो, 22 की मंडलियां थी। मतलब ग्रुप था, समूह था जो 22 की संख्या में थे, ठीक है। तो 22 की मंडली थी जिन्हें गंधर्व बाईसी के नाम से जाना गया। यह प्रताप सिंह की विशेष रूप से देन थी, ठीक है। चलो ले स्क्रीनशॉट। देखो, प्रताप सिंह खुद भी जो है बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान था। ये आप देख पा रहे हो, ये है हवा महल। अच्छा, कई जने तो गए होंगे, कई जने वहीं रहते हैं। मैं खुद भी गया हूं 2-3 बार, ठीक है। वो बढ़िया, इतनी शानदार हवा आती है ऊपर बहुत, और अंदर संग्रहालय भी बना हुआ है, कभी जाओ देख के आना। प्रताप सिंह स्वयं जो है ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना करता था, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा पूरा का पूरा, जिसका नाम था ब्रजनिधि ग्रंथावली। ब्रजनिधि ग्रंथावली। इनके संगीत गुरु चांद खां थे, जिनकी जो उपाधि थी, प्रताप सिंह ने इन्हें उपाधि दी थी बुद्ध प्रकाश की, ठीक है। और स्वर सागर इनकी किताब थी, स्वर सागर नाम की किताब थी। किसकी? चांद खां की थी, ठीक है। प्रताप सिंह की नहीं, चांद खां की स्वर सागर किताब लिखी थी, और बुद्ध प्रकाश नाम की उपाधि इन्हें दी गई थी। काव्य गुरु जो इनके थे उनका नाम था गणपत भारती, या गणपति भारती भी कहते हैं, ठीक है। इनकी जो रचना थी उसका नाम था संगीत सागर। देखो, सागर सागर दोनों में है, एक में संगीत है, एक में स्वर है, और संगीत में स्वर होता ही है, ये ध्यान रखना। एक है आपके संगीत गुरु और एक है अपने काव्य गुरु, ठीक है। इनके दरबारी देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां इंपॉर्टेंट लगाना कि तमाशा जो लोक नाट्य की एक विधा है, उसको राजस्थान में लाकर स्थापित करने वाले, या जिसके समय राजस्थान आई, वो आपके कौन थे? प्रताप सिंह। पंडित बंशीधर भट्ट
इसके प्रवर्तक थे जो यहाँ पे लेके आए इस तमाशा लोक नाट्य को। यह तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का है और जहां पे खुले मंच में इसका जो है मंचन किया जाता है, इसका जो खुला मंच होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये तमाशा, ये देखो, वैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, इनकी टोपियों से ही पता चल जाएगा और यहाँ मराठी में लिखा हुआ भी है कि ये मूल रूप से महाराष्ट्र का था, लेकिन प्रताप सिंह के समय यहाँ पे लाके बसाया गया। तो तमाशा इनके समय आया था, ये भी ध्यान रखना। ले भाई स्क्रीनशॉट ले लियो। चलो, तो इसी के साथ अपनी आज की, अब देखो, अब आज की क्लास पूरी हुई। अब एक छोटी सी क्लास आएगी कछवा वंश के जो बचे हुए शासक हैं, यानी कि उत्तर शासक जिन्हें कहा जाता है। ज्यादा नहीं, वो 15-20 मिनट की ही क्लास होगी जो अपन कल शनिवार को दे देंगे और उसके बाद सोमवार को नया कोई वंश होगा वो पढ़ेंगे। अब कोई ज्यादा बड़े वंश बचे नहीं है, छुटपुट है, जिसमें अपन विशेष रूप से जैसलमेर का भाटी वंश पढ़ना है वो पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद में अपन चलेंगे फिर और हिस्ट्री के जो टॉपिक है दूसरे, जैसे कि किसान आंदोलन है, एकीकरण है, प्रजामंडल है, उनकी तरफ अपन को बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास के अंदर यदि आप ध्यान दोगे तो मोस्ट ऑफ प्रश्न जो बनते हैं मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, कछवा, ठीक है, इनमें से बनते हैं। बाकी जैसे कि आप सोचो कि भरतपुर के जाट या करौली के यादव, उनसे बनने वाले प्रश्न, तो वो उनसे बनने वाले प्रश्न स्थापत्य कला में या वहां पे चले जाते हैं, उनसे रिलेटेड वहां पे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलना है, जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना वो उस हिसाब से अपन चलेंगे। तो अभी वैसे कछवा वंश की एक क्लास और आएगी, उसके बाद में अपन जैसलमेर के भाटी वंश पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना और बढ़िया तरीके से नियमित रहो। ठीक है, जितना नियमित रहोगे, जितना आप रेगुलर पढ़ोगे, आपका जो है सिटिंग पावर बढ़ेगा और आप लोगों की पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप और अच्छे से, यानी कि बाकी विद्यार्थियों से काफी आगे चले जाओगे और आगे जाओगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।